सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नए भारत के निर्माण का दशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर देश के इतिहास में ऐसे मील के पत्थर आते हैं, ऐसे अनुपम क्षण जिनके बाद देश की प्रगति की ओर जाती हुई राह बदल जाती है, विकास की दर बढ़ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान और उसकी पहचान को नई ऊंचाई मिलती है और जन जन को आस हो जाती है कि असंभव संभव हो सकता है। आज हम ऐसे ही एक क्षण की 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 11 वर्ष पूर्व पहली बार प्रधानमंत्री के पदभार को संभाला था। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सकलीन अख्तर की ये खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 की शाम देश की जनता से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ली। विकास के प्रति समर्पण और देश के गरीब और आम लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव से जुड़े श्री मोदी के व्यापक अभियान ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी है। पॉलिसी पैरालिसिस की विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आज इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान आकाशवाणी के स्टूडियोज में पधारे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, हम किस तरह से 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी में तब्दील हो गए हैं? किस तरीके से हर सेक्टर में हमने प्रगति की है और सबसे बड़ी बात, कैसे ऑपरेशन सिंदूर, उससे मेक इन इंडिया की सफलता भी इस पूरे विश्व के सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप इन 11 वर्षों के बारे में? देखिए वैभव जी, मैं मानता हूं कि जब ये जर्नी शुरू हुई थी 2014 में, तो उससे पहले का माहौल थोड़ा सा कुछ आज के खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, इंस्टा जनरेशन के, उनको शायद स्मरण कराना उचित होगा। एक तरफ एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा है, निर्भया जैसा कांड हुआ है, लगभग भारत के हर हिस्से में हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं बड़े बम धमाके हो रहे हैं, हर बस में आदमी थोड़ा सा डर कर चल रहा है, मुंबई की लोकल में कब विस्फोट हो जाए ऐसी एक भय की मानसिकता बनी हुई है। ऐसी सब स्थिति में 2014 का जनादेश आया। 3 दशक के बाद भारत की जनता ने एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश दिया और अब 11 साल में जब हम उसका आकलन करते हैं तो आप चाहे स्वच्छता अभियान के रूप में देख लीजिए, चाहे आप एक गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए देख लीजिए, डिजिटाइजेशन का भारत के अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग, मतलब बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन ये बात सच है कि आज हम किसी भी तथाकथित विकसित देश से बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और भारत का बिल्कुल गांव का आदमी भी कर सकता है। ये भारत में संभव हुआ है, आज भी ये अमेरिका में भी संभव नहीं है, यूरोप में भी संभव नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक विश्वास की और भारत की भारतीयता पर लोगों का एक विश्वास पुनर्स्थापित होने की यात्रा है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का किरदार एक केंद्र स्थान अभी पिछले 11 वर्ष में प्राप्त कर चुका है। बिल्कुल, आइए सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री के शब्द जब वो देश को संबोधित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं 2014 का वो समय जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। आज 26 मई का दिन है, साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात
देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। निराशा के अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ता हुआ एक देश जो पॉलिसी पैरालिसिस से अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, न सिर्फ अपनी खुद की सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है बल्कि पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स को एक रास्ता दिखा रहा है। हम मेडिकल टूरिज्म में आगे बढ़े हैं, आम टूरिज्म में आगे बढ़े हैं, पर्यटक स्थलों का पुनर्विकास हो रहा है। अमृत भारत जो एक कैंपेन है उससे रेलवे के स्टेशन बढ़ रहे हैं, नमो भारत ट्रेन हैं, वंदे भारत ट्रेन हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि सभी सेक्टर्स में सामरिक विकास हुआ, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए वैभव जी, मुझे लगता है ना कि अप्रोच का सबसे बड़ा अंतर है जी। क्या होता था, हम देखते थे कि इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर निग्लेक्ट होगा, तो रूरल वर्सेस अर्बन ये एक हमने नैरेटिव खड़ा करके रखा था। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ये नैरेटिव खड़ा करके रखा था। एक किसी क्षेत्र पर ध्यान होगा। हम अभी देखते, आप नॉर्थ ईस्ट का ही देख लीजिए, तो बेसिकली जब इंटेंट ठीक हो और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करने की मानसिकता हो, यही रिसोर्सेस थे, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही लोग थे, लेकिन जब उनको सकारात्मक मानसिकता की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है? आपने इससे पहले पूछा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को यह लग रहा था कि शायद आर्मी के या आर्म फोर्सेस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उससे शायद लोगों की अपेक्षाएं और ज्यादा थी। बिल्कुल। तो ये अपेक्षाएं बढ़ना, भारत एक एस्पिरेशनल देश के रूप में उभरना, और ये केवल मिडिल क्लास में नहीं है। अभी पहले तो मिडिल क्लास में केवल होता था और जो एस्पिरेशनल होता था वो छोड़कर चला भी जाता था। अब उल्टा है, अब नीचे से लेकर ऊपर के तबके तक अपेक्षाएं बढ़ना, ये सीधा सीधा दिखाता है कि आपके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज, उनकी एफिशिएंसी, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और इसी का कारण है कि जब कुछ भी एक शुरू होता है, मतलब कब ऐसा होता था कि भारत का कोई भी राजनेता एक कॉल दे दे और लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दे, भारत का राजनेता कॉल दे दे और स्वच्छता वाले अभियान में पूरा देश जुड़ जाए। तो ये जब जुड़ना होता है, जिसको पार्टिसिपेटरी सहभागिता के आधार पर एक सुशासन की व्यवस्था कहते हैं, वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जब बनता है तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम दिखने लगते हैं। और जब लोगों को लगने लगता है कि नहीं, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो सही जगह पर खर्च हो रहा है, जब एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन बनते हुए दिखते हैं, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे फास्ट डेटा मिलने लगता है, सब जगह पे फाइबर केबलिंग हो जाता है, और आपने जैसे कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिस पर लगभग हम पूरी तरह से निर्भर हुआ करते थे विदेश की टेक्नोलॉजी पर, आज 200 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो रिफॉर्म्स आए हैं, तो ये केवल बड़े जो दिख रहे हैं फलक पर, चाहे ब्रह्मोस जैसा जॉइंट वेंचर वाला प्रयोग हो या आकाश तीर जैसा प्रयोग हो, ये यहां तक मर्यादित नहीं है। तो बिल्कुल छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में उपयोग में लाने वाले, बिल्कुल जीप और कैरियर से लेकर बड़े बड़े मिसाइल्स तक, उन कंपोनेंट्स में भी अभी निजी क्षेत्र की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव समझने के लिए शायद हमको इतिहास के इस कालखंड को बहुत अलग तरीके से एनालाइज करना होगा। आने वाले समय के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था, कि उसी सारी डेमोक्रेसी में, उसी मशीनरी के साथ ये एक बहुत बड़ा, और इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो कहा कि अभूतपूर्व और अकल्पनीय, तो देश का सामान्य व्यक्ति जब ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति में आ जाता है ना, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, जो हम प्रयास करना चाहते हैं, हमारी ओर से हमारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व वो काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हम उनके पीछे खड़े रहें। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के शब्द जब वो नारी शक्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं, और फिर आपसे चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक, सशस्त्र बलों से संसद तक, नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है। पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पति की सैलरी कम पड़ रही, ऐसे सवाल होते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, मैडम
आपका जो स्टार्टअप है ना बहुत प्रगति कर रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? एक आम सोच में बदलाव लाना कितना जरूरी है कि पूरी जो जनसंख्या है उसका एक योगदान हो देश के विकास पथ की यात्रा में। महिलाओं के विकास के लिए, नारी शक्ति के विकास के लिए जितने अभूतपूर्व अद्भुत कदम उठाए गए और साथ ही साथ उन विकास के कदमों को उठाने के बाद नारी शक्ति को एक त्योहार के रूप में मनाना, उनको इज्जत देना, सम्मान देना और ये बात समझना कि जब तक हमारे देश की नारियां प्रगति नहीं करेंगी, जब तक वो सशक्त नहीं बनेंगी, तब तक देश सशक्त नहीं बनेगा। और ये बात लोगों को समझाना कैसे किया उन्होंने? मैं ऐसा मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व वो करते हैं उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों का बहुत प्रभाव है। बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 50% आपके समाज को आपकी सारी इसमें से भागीदारी में से दूर रख के आप कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकते। बहुत अच्छी। पंख जो है किसी भी पक्षी के जो होते हैं वो दोनों ताकतवर होने चाहिए तभी उड़ पाता है। तो मुझे लगता है एक उसका प्रभाव है। जब प्रधानमंत्री ने मान लीजिए स्वच्छता का घोषणा की, वो सैनिटरी पैड्स के बारे में बोले, वो ड्रोन दीदी के बारे में बोल रहे थे, तो बहुत लोग ऐसे थे जो मजाक उड़ा रहे थे कि केवल इज्जत घर कहने से क्या शौचालय का, ये शौचालय कोई 15 अगस्त के इस पर बोलने का विषय है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गेम चेंजर था। गेम चेंजर इसलिए था क्योंकि भारत की महिला को पहली बार यह लगने लगा कि ये मेरे विषय है जिनके बारे में अब शासन चिंता कर रहा है, और इसलिए इसमें पार्टिसिपेटरी, और ये केवल मैं मानता हूं जैसे ड्रोन दीदी का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले से थे, लेकिन उनका जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है और उनकी जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमी में भागीदारी जिस तरीके से बढ़ी है, और इसमें डिजिटाइजेशन का, बैंकिंग और इंक्लूजन का। पहले वैभव जी व्यक्ति ये यूनिट हुआ करता था। प्रधानमंत्री जो हाउसिंग स्कीम है उसमें पहली बार महिला को ओनरशिप और उस पर सब्सिडी डिफाइन होने लगी, फैमिली ये यूनिट बन गया उसके कारण। बिल्कुल। तो ओनरशिप ये व्यक्ति की नहीं बची, केवल महिला उसके केंद्र में आने के कारण वो फैमिली का यूनिट बना। वैसे उज्ज्वला की है, उज्ज्वला का होना ये केवल धुएं से छुटकारा और पर्यावरण का ये नहीं था, तो एक महिला के संपूर्ण जीवन मान का सशक्तिकरण था अलग दृष्टि से। तो एक सर्वसामान्य महिला से लेकर आज जब हम सोफिया कुरैशी जैसा उदाहरण सामने देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कैनवास अभी हमको दिखता है कि हमारी 50% की जो भागीदारी है वो हमारे देश में अपनत्व के साथ हमारा भी इसमें हिस्सा है। एक राष्ट्र जीवन में महिला का राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, यह विश्वास महिला के मन में पैदा होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया। बिल्कुल। और परिवर्तन की ही बात की जाए तो नए भारत की ओर अग्रसर हमारा देश। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के शब्द, नए भारत की ओर। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। केतकर जी, नया भारत है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मानवता पर जब हमला होता है, सिर्फ अपने देश की बात नहीं की, हम अब भी विश्व गुरु के नाते पूरी मानवता का भला चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए भारत का तो ये मूल विचार रहा है, भारत ने तो मानव धर्म की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, लेकिन ये जो आतंकवाद पर आधारित विचार है वो विचार जब हमला करता है तो वो उस मूल विचार पर हमला करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करने वाले देश पर इस आतंकी सोच ने हमला, ये मानवता पर हमला था। जो देश वैक्सीन भी देता है तो वैक्सीन मैत्री करता है, केवल डिप्लोमेसी नहीं करता, उस देश पर यह हमला। तो मुझे लगता है उस सोच को एक्सपोज करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक वॉर भी एक तरीके से जो छेड़ा है, उसकी भी आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वैभव जी। अभी आप सुन रहे थे नए भारत के निर्माण का दशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव।